कल एक डेवलपमेंट हुई है जो कि बड़ी डेवलपमेंट है, और वो ये है कि भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी अयोध्या गए थे। और वहाँ पे उन्होंने कहा कि जो 22 जनवरी आ रही है अगले महीने, उसमें सारा जो मुल्क है वो दिवाली मनाए अक्रॉस द कंट्री, क्योंकि उस दिन राम टेम्पल की सेरेमनी होगी। डॉक्टर साहब, उन्होंने ये भी कहा कि जो राम भक्त हैं उन्होंने 550 साल इंतजार किया है इस दिन का। अब जारी बात है, इस हवाले से बड़ी इंडिया के अंदर, क्योंकि यहाँ पे मस्जिद थी, मस्जिद गिरा के फिर ये मंदिर बन रहा है और इसकी सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिडेट भी किया हुआ है। तार साहब, आप इसको कैसे देखते हैं? बल्कि फरवरी में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो अबू धाबी के अंदर भी एक मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। ये जो एंगल है भारत के वजीर आजम की पॉलिटिक्स का कि मजहब को बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन उनको रिस्पांस भी बड़ा मिल रहा है। शायद उसकी वजह इस पे जरा मैं चाहता हूँ कमेंट करें, क्योंकि इकोनॉमिकली इंडिया ग्रो कर रहा है, तो अगर वो मजहब जो है और आइडेंटिटी एंड हिस्ट्री की बातें कर रहे हैं तो लोग उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस, ये जो ट्रेंड है एंड ट्रांसफॉर्मेशन जो है भारत के अंदर, इसको, और पर्टिकुलरली ये जो उन्होंने कहा कि 550 साल हम इंतजार कर रहे थे इस दिन का कि यहाँ पे हम ये मंदिर बना सकें। तार साहब, डू यू थिंक दिस इज अ चेंजिंग इंडिया? It already has changed India, matter of fact, चीमा साहब। अब मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा आपको कि दुनिया किस डायरेक्शन पे जा रही है। मैं जिस मुल्क में बैठा हूं, इन्होंने बड़ी कोशिश करके अपने सिस्टम से मजहब को निकाला था। इन्होंने क्रिश्चियनिटी को निकाला था बड़ी मुश्किल से, क्योंकि क्रिश्चियनिटी वॉज पोप का, आपको पता है, जो रुतबा था, सिलसिला था यूरोप में, और उसके बाद कैथोलिक रिलीजन में वो सारा सिलसिला। तो इन्होंने बड़ी मेहनत के साथ ये सारी चीजें निकाली थी। लेकिन जिस कंट्री में मैं बैठा हूं वहां पे डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का फंडामेंटल्स ये होते हैं कि एक पढ़े लिखी सोसाइटी जिनको पता हो कि वोट किस तरह इस्तेमाल करना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोट। तो वो अब वहां पे वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, क्योंकि सिस्टम बहुत पुराना है, इसको रिफॉर्म नहीं किया गया। मोदी साहब के बारे में अच्छा, ये सारा फार्मूला या डेमोक्रेसी का हर जगह आप फिट नहीं कर सकते। जिस तरह मिडिल ईस्ट का मिजाज ही बिल्कुल डिफरेंट है। अब इस तरह अगर देखा जाए तो भारत के अंदर पहले जो कांग्रेस पार्टी है या दूसरी पार्टियां हैं, वो मुसलसल अपने आप को सेकुलर समझती रही हैं, सेकुलर करते रहे हैं, और उसके बाद तरक्की नहीं कर सके। उसकी वजह यह कि कोलिजन गवर्नमेंट्स बनती थी, और जो कोलिजन गवर्नमेंट्स होती हैं वो डिलीवर कुछ नहीं कर पाती। वो जिस तरह मैं यहां पे मिसाल देना चाहूंगा, जिस तरह फ्लेवर ऑफ डेमोक्रेसी में अब कांग्रेस के निचले हाउस के अंदर रिपब्लिकन है, सेनेट के अंदर डेमोक्रेट्स है, तो कुछ भी डिलीवर नहीं किया जा रहा। बिल्कुल, दे हैव कम टू द डेड एंड। तो दर हकीकत तरक्की मुल्क तभी करते हैं जब एक पार्टी स्ट्रांग हो, और वो चाहे अच्छा नेशनलिस्ट होगी तो मुल्क तरक्की कर जाएगा, करप्ट होगी तो खत्म हो जाएगा। फिर उसमें 50-50 सारा कुछ चलता है। उसमें यह नहीं होता कि कोलिजन गवर्नमेंट है, सारा दिन तकरीरें करके तो घर चले जाते हैं, डिलीवर कुछ नहीं करते। अब बीजेपी, मैं समझता हूं पहली दफा एक ऐसी गवर्नमेंट आई है जिसके पास ओपन मेजोरिटी थी, और उसमें अब यहां पे देखें, जज्बात एक अलग चीज है, ऑन ग्राउंड रियलिटी एक अलग चीज है। हिंदुस्तान, भारत जो है, मेजोरिटी कौन है वहां पे? हिंदू। इस सबसे पहले मोदी साहब ने कहा, उनका प्लान ही ये है कि मेजोरिटी में से मेजोरिटी के वोट लेंगे, हमें माइनॉरिटी की जरूरत ही नहीं। मेजोरिटी में से मेजोरिटी के वोट ले लेंगे, उन्हें जरूरत ही नहीं है, उनको डिलीवर कर जाते हैं, उनका डिलीवर हो रहा है सारा कुछ। और उसमें अगर जो उनका फार्मूला है वो बिल्कुल फिट भी बैठा है कि भारत ने तरक्की भी बहुत की है। इकॉनमी उनकी देख लें आप, 600 बिलियन से ज्यादा उनका इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज है, और तरक्की 7.6% उनकी इकॉनमी ग्रोथ। देखें वो जिस तरीके से दे आर फ्लेक्सिंग द मसल्स। अब अगर वो मोदी साहब को चीजें वो ये तो उसका अच्छा, दूसरा इलेक्शन का साल, इलेक्शन का फायदा भी लेंगे वो इस पे, जाहिर है, ऑफ कोर्स। लेकिन उसमें अगर देखा जाए तो इसमें हमारे जो मुसलमान हैं वहां पे और दूसरे लोग हैं, सारे इसको जज्बाती तौर पर ले जाते हैं। हालांकि जज्बाती नहीं होना चाहिए, ये हकीकत है कि इन्वेडर्स आए थे, उन्होंने कई मंदिरों के अंदर मसाजिद बनाई थी। ये कोई एक बाबरी मस्जिद का अकेले का मसला नहीं था, ये वहां पे क्योंकि वो थे और कन्वर्जन करते रहे बाय फोर्स, इसमें कोई शक नहीं है। आप हिस्टोरिकली कोई किताब पढ़ के देख ले, आप कन्वर्जन ज्यादातर जहां पे हुई है बाय फोर्स हुई है, या लालच दे के हुई है। जो कुछ भी जमीनों की जिस तरह भी कन्वर्जन होती रही है, हमारे लोग उसमें जज्बाती बजाय के तारीख को पढ़ने के उसको सेंटी होकर उसको चीजों को देखते हैं। लेकिन अगर मोदी साहब को वो डिलीवर कर रहा है तो वो अल्टीमेटली ही इज टेकिंग द बेनिफिट आउट ऑफ इट। दैट कैन बी अ रिलीजियस मूव, दैट कैन बी अ पॉलिटिकल मूव एज वेल।
लेकिन जिस तरह उन्होंने अब मैं जिस तरह उनको देखता हूं कि द वे दे आर प्लेइंग देयर फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांगली वाइजली, द वे दे आर इकोनॉमिक पॉलिसीज में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी उनकी, जिस तरीके से मैं देखता हूं मुसलसल उस चीज को, जिस तरीके से वो ग्लोबल साउथ को लेकर चल रहे हैं, जिस तरीके से वो एक असला प्रोड्यूस करने के वो सिलसिले में है, जिस तरीके से वो लिथियम को एक्वायर कर रहे हैं, जिस तरीके से वो पेट्रोलियम अपनी सेफ्टी चाहते हैं, इन्फ्लेशन ना आए, जिस तरीके से अपने वो सी रूट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो दे आर अचीविंग द टारगेट ऑफ बीइंग अ सुपर पावर। अमेरिका को सबसे बड़ा इशू इस वक्त ये है, बल्कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन को सबसे बड़ा मसला ही उनका यही नजर आ रहा है कि उनकी इकोनॉमी इतनी तेजी से आगे जा रही है और वो आंखें भी दिखा रहे हैं साथ। और दूसरा, मैं सबसे ज्यादा, मैं क्योंकि खुद एक इमिग्रेंट हूं, जो मैं सबसे ज्यादा बात उनकी प्रेज करता हूं कि इंडियन डायस्पोरा इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डायस्पोरा ऑन द प्लेनेट, रिगार्डलेस एनी कंट्री यू पिक अप। कोई भी, आप भारत देख लें, ना कनाडा देख लें, अमेरिका देख लें, यूके देख लें, आप साउथ अफ्रीका देख लें। साउथ अफ्रीका का पिछला जो प्राइम मिनिस्टर था, जो उनका उसका वो गुप्ता, क्या नाम था उसके साथ, गुप्ता साहब थे, जो बहुत बड़े वहां पे वो जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे। दुबई देख लें आप, दुबई देख लें आप, वहां पे देख लें इंडियन डायस्पोरा की अमीर तरीन डायस्पोरा, स्ट्रॉन्गेस्ट तरीन है। अबू धाबी में, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि वहां पे मंदिर सबसे बड़ा बन रहा है, आप उसकी मिसाल देख लें, उसके पीछे क्या है, उसके पीछे डायस्पोरा है। न्यू जर्सी के अंदर बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है इस वक्त, अमेरिका का सबसे बड़ा मंदिर, वो भी डायस्पोरा बना रहे हैं, वॉलंटियरिज्म कर रहे हैं, दे आर कमिटेड टू देयर कॉज, दे आर कमिटेड टू द रिलीजन, दे आर कमिटेड टू इंडिया। इससे सीखना होगा आपको। मैं हमेशा यही कहता हूं, हमारे सुनने वाले सबसे बड़ा मुझसे यही कहते हैं कि पता नहीं शायद ये इंडिया भगत है, ये क्या इंडिया गीत, और मैं ये कहता हूं सीख लो ना, को सीखण होता जिते। आपने अफगानिस्तान से भी सीखने की कोशिश की, आपने तालिबान के जश्न मनाए हैं, अगले मुंह ते चुक के मारी जे, उन्हें क्या परा करो, उन्हें क्या अपने मिसाइलों के नाम ही चेंज करो अपने। तो लेकिन ये कि आप सीखें कुछ उनसे। आप एक ऐसा मजहब है, दुख के साथ ये कहता हूं, जिसका पहला लफ्ज इकरा है और सबसे ज्यादा अनपढ़ आप हैं, सबसे ज्यादा जाहिल आप हैं। आपका हर मौलवी जाहिल है, जो आपको सब रोजाना जुमे के खुतबे लीड करता है, आपकी मस्जिदों में सारा दिन सियासी तकरीरें करता है। पूछा जाए तो वो दो लफ्ज ना उर्दू के जानता है ना इंग्लिश के जानता है। अरबी मुंशी फाजिल पढ़ के आ जाते हैं ਤੁਹਾਡੇ आलम सारे। अरबी डॉक्टर साहब ने PhD अरबी च की थी। और यार को खुदा दा खौफ करो, तुसी को बचो, कोई तरक्की वाले पासे जाओ। मैं आज I'm shocked कि चीमा साहब किसी के मुंह से अभी तक मैंने दो लफ्ज नहीं सुने। आज मैं खासकर 2-4 दिन से, क्योंकि ये हमारे न्यू ईयर की छुट्टियां और मैं मुसलसल यहाँ पे कोशिश करता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ अगले सालों के जो आगे लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। और मैं देख रहा था कि इस वक्त मैंडेटोरी कर दिया है उन्होंने भारत की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा की, कंप्यूटर डाटा की तालीम के बारे में। इट्स मैंडेटोरी regardless of what you want to become. You have to study artificial intelligence and how the computer data system works. लेकिन आज तक आपके आज मैं बल्कि आगे चल के बात करूंगा, हमारे आर्मी चीफ साहब ने एक तकरीर फरमाई है, थोड़ा सा उन्होंने खींचा है लौंडे लपाड़ों को, लेकिन दूसरा माफियाज का जिक्र उन्होंने किया। लेकिन हाफिज साहब कब करेंगे वो? 2028 में करेंगे वो प्रोग्राम? आपको रात को चाहिए इन्फोर्स करें माफिया का। आप माफिया को हाथ डाल सकते हैं ये प्लाटा वाले, सारा मुल्क तो बैठ टाउन बनाता है पढ़ के। लेकिन चीमा साहब उसमें बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, जो मुझे, आप बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, इस वक्त अगर देखा जाए तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड अमंग बोथ कंट्रीज। इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से भी अगर देखा जाए, मैं बात उसकी ये भी करना चाहूंगा कि एक तरफ तो हमारे नवाज शरीफ साहब जो मुस्तकबिल के वजीर आजम है, बार बार ये कह रहे हैं कि भारत से रिलेशनशिप ठीक करेंगे। जो करंट सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है वो कहते हैं 300 जंगें करने के लिए तैयार हैं। आप इस सुबह उठ के एक सिग्नल भेजते हैं, शाम को दूसरा सिग्नल भेजते हैं। लेकिन एक खतरनाक बात जो आ रही है आपके रिलेशनशिप के अंदर कि उन्होंने हाफिज सईद साहब को मांगने के लिए एक प्रॉपर चैनल के जरिए आपको रिक्वेस्ट कर दी है, जिसका जवाब ज़हरा बलोच साहबा ने दिया है, आपके फॉरेन मिनिस्ट्री ने, और वो सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे सकी। एक तो उन्होंने कहा ये क्या सराहियां हैं, दूसरा उन्होंने कहा है कि वो मांगा है उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं हाफिज सईद साहब के। लेकिन इंडियंस आर वेरी स्मार्ट, मैटर फैक्ट आपको सोचना होगा कि वेयर यू आर हेडिंग एज अ पाकिस्तान, जो कि एक फॉरेन पॉलिसी लेस कंट्री है, डॉलर बेस्ड पॉलिसीज हैं। लेकिन आपको सोचना होगा कि अब वो दे हैव टेकन अ वेरी कैलकुलेटेड मूव
they are taking a very लेकिन हमारी तो डॉक्टर साहब उनसे ट्रीटी क्यों नहीं आ वो तेरे हमें सियासी फैर मारे आया था ट्रीटी नहीं है नहीं, लेकिन फैटफ में ले जाने की ट्राई करेंगे वो आपको, दोबारा आपके ऊपर और चीजें करेंगे। और दूसरा देखिए इसको आप एक नजर से नहीं देखना, इसकी टाइमिंग बड़ी अजीब सी है। टाइमिंग ये है कि आपके आर्मी चीफ साहब अमेरिका गए हैं और डॉक्टर जयशंकर साहब रशिया गए हैं, उनके रिलेशनशिप के अंदर थोड़ी सी रिफ्ट आई है। जो ये मैं उस तनाजर से देख रहा हूं सारी चीजें। और आगे जो पहले एक दफा हमने शायद जिक्र किया था कि ब्रिक्स के अंदर पाकिस्तान की मेंबरशिप है, वो भी आपको भूल जानी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि द अलायंस, द ब्रिक्स इज रशिया और चाइना का अलायंस है वहां पे। और जो आपने 2 हफ्ते का यहां ट्रिप किया है दर हकीकत, और मैं बताना चाहूंगा खासकर कि ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स एंटी अमेरिका है। ब्रिक्स क्या जा रहा है बनाने, आईएमएफ का तोड़ निकालने के लिए जा रहा है। तो आप या आईएमएफ से पैसे लेंगे या फिर ब्रिक्स की मेंबरशिप लेंगे। तो ये चीजें उस तनाजर से मैं देख रहा हूं कि ये जो हाफिज सईद साहब का बाज़ाब्ता तौर पे उन्होंने मांगा है इज वेरी कैलकुलेटेड मूव। यू हैव टू कम अप विद सम काइंड ऑफ अ लेजिट आंसर ऑन इट, अदरवाइज इसकी टाइमिंग जो है वो इतनी आसान नहीं है। मेरा जिस तरह हम ले रहे हैं कि हमारे बाज़ाब्ता, मैं कौन सा कह रहा हूं कि आपने दे देना है उनको, हाफिज साहब को आपने नहीं देना। उजारा बलोच साहब ने जो जवाब दिया, देना कोई नहीं है, लेकिन आपको बाहर इंटरनेशनल कम्युनिटी में गदा करेंगे आपको, और चीजें आपके ऊपर लग सकती हैं, चीजें जा सकती हैं आपके ऊपर। वो तो ऑलरेडी उनके ऊपर डॉक्टर साहब केसेस हैं, वो जेल में है, इज फेसिंग द चार्जेस। नहीं, वो जेल गुलबर्ग में या किसी बैरिया टाउन की किसी कोठी के अंदर अगर जेल है उनकी कोई 2 कनाल की, तो उसमें ही है वो। जेल तो जेल होती है ना चीमा साहब, जो वो देखा नहीं हमारे मुर्शिद साहब रो पड़े हैं अगले दिन अदालत में पहुंच के। जेल तो इस तरह की होती है। नहीं तला सईद जो है वो अगला आपका मिनिस्टर होना है किसी कैबिनेट में। एक नई खबर जो आपके देखने वालों को कि इजराइल इज आस्किंग, वहां के जो सियासतदान है, खासकर वो नफ्ताली बेनेट, उन्होंने ट्वीट भी किया है और उनके बारे में उन्होंने वॉल स्ट्रीट के एक आर्टिकल में भी उन्होंने बयान दिया है कि वी एक्सपेक्ट यूएस टू अटैक ईरान डायरेक्टली। और दूसरा साथ उनको सपोर्ट अब यहां के सियासतदान कर रहे हैं, रिपब्लिकन लिंडसे ग्रैम है, उन्होंने कहा है कि और खासकर जो नफ्ताली बेनेट है, उन्होंने कहा है कि ईरान इज अ ऑक्टोपस ऑफ टेररिज्म, क्योंकि उन्होंने उसकी जो प्रैक्टिस है उनके बारे में बात की है। तो ये नई बातें आ रही हैं सामने। और दूसरा, बल्कि मैं बड़े तफसील से बल्कि मैं बताना भी चाहूंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरीके से इजराइल की वार में इस्तेमाल किया जा रहा है वहां पे, और लोगों के ऊपर तजर्बात किए जा रहे हैं, जिंदा सिविलियंस के ऊपर, और दोबारा तैयार किए जा रहे हैं सिस्टम जो कल को इजराइल बेचेगा आप जैसे मुल्कों को, जो वहां पे वो एक्सरसाइज कर रहे हैं कि किस तरह से टारगेट किए जाते हैं, हाउ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट द टारगेट्स, किस तरीके से फेस रिकग्निशन, वॉइस रिकग्निशन, सेल फोनों से किस तरीके से इस मदद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है टारगेट तैयार करती है। 300 से 350 टारगेट तैयार किया जाता है और उस पर अटैक किया जाता है, जिसमें मेजॉरिटी सिविलियन, ज़ाहिर है 23,000 करीब लोग मारे जा चुके हैं। उनमें मेजॉरिटी 40% तो बल्कि बच्चे हैं, मेरे ख्याल में 70% आप उनमें सिविलियन होंगे, 80%। और हालात ये हैं कि आप 1.9 बिलियन मुसलमान लाचार, परेशान, जलीलो ख्वार, अपने मुल्कों में भी जलीलो ख्वार, जो बाहर बैठे वहां भी जलीलो ख्वार। जिस तरह किसी ने कहा था, उसने कहा था दुनिया में जलील हो रहे हैं मुसलमान होने की वजह से, आखिरत में जलील होंगे कि अच्छे मुसलमान नहीं थे, थल्ले भी जुतियां, उत्ते भी जुतियां। फिर यही मेरा ख्याल दिस इज आवर फेट इज चीमा साहब। लेकिन उस पे अगला मैं जो बताना चाहूंगा कि यहाँ पे इकोनॉमिस्ट ने कुछ फोरकास्ट बताएं प्लीज। फोरकास्ट उन्होंने की कि 5 चीजें एक्सपेक्ट करनी चाहिए जो हो रही हैं 2024 में। वेरी इंटरेस्टिंग, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, 5 चीजें प्रिडिक्ट उन्होंने की। उन्होंने कहा दुनिया में बड़े बड़े मुल्कों के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, ये फैक्ट है। उन्होंने कहा कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट इकोनॉमी यूएस, यहां भी इलेक्शन, वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया, वहां भी इलेक्शन। उसके बाद उन्होंने कहा कि यूक्रेन सबसे स्मॉलेस्ट डेमोक्रेसी विच इज अंडर थ्रेट, ताइवान। मैंने पाकिस्तान तो वैसे ही उसमें ऐड कर दिया, हालांकि पाकिस्तान में इलेक्शन तो नहीं हो रहे, वहां तो वैसे ही सिलेक्शन हो रही है। लेकिन दुनिया के अंदर बड़े बड़े मुल्कों के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं। एक तो ये 2024 का उन्होंने कहा। दूसरी उन्होंने सबसे बड़ी बात की कि उन्होंने कहा कि किस तरीके से ड्रोन जो है अगली फेज में जाएगा। ड्रोन अगली फेज से मुराद ये है कि ड्रोन आगे टैक्सियां शुरू होंगी विदाउट ड्राइवर, और उसमें कुछ कंपनियां हैं, एक वोलोकॉप्टर एक कंपनी है, वो बनाएगी, उसको उड़ाएगी।
बल्कि कई जगहों के ऊपर इस वक्त अमेरिका के अंदर भी ये बात हो रहे हैं कि रोबोट डिलीवर कर रहे हैं, वर्जीनिया में भी कर रहे हैं, और कई जगहों पे मैंने देखा है कि रोबोट जो है वो फूड और पैकेजेस डिलीवर कर रहे हैं ऑलरेडी। और ये, लेकिन ये अगले लेवल पर जाएगी। एक कंपनी पिवटल है, वो अपनी गाड़ियां बनाएंगी, आपको गाड़ियां बेचेंगे जो उड़ेंगी गाड़ियां, और उसकी कीमत $1,90,000 होगी। ये 2024 में आगे जाएगा। तीसरा, उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में रूल्स और रेगुलेशंस जो है उनको थोड़ा एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इस वक्त भी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई कंपनियां इस्तेमाल कर रही हैं, कई ममालिक इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और गलत कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इतना शॉक वेव पहले ही दे दिया है कि 30,000 गूगल के एम्प्लॉइज जो है उनको फायर कर दिया जाए। 1,70,000 उनके टोटल 1,70,000 टोटल मुलाजिम है, 30,000 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से दे विल लूज देयर जॉब्स। उससे चौथा पॉइंट उन्होंने उसमें लिखा है कि माहौलियात के बारे में, कि किस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी है उसको प्रमोट किया जाएगा, और किस तरीके से जो हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट, और बिलखसूस उन्होंने उसमें आर्टिकल में लिखा है कि पैकेजिंग जो है वो प्रोडक्ट की स्मार्ट पैकेजिंग की जाएगी जो रिसाइकलेबल हो सके। तो माहौलियात के ऊपर दुनिया जो है वो काफी इस वक्त परेशान है। जो पांचवी चीज जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग उन्होंने लिखी है कि ब्रिक्स को एक्सपेंड किया जाएगा, और होता नजर आ रहा है क्योंकि रशिया और चाइना दे बोथ वांट टू काउंटर अमेरिकन इन्फ्लुएंस। तो उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट होगा वो चीमा साहब IMF को होगा, क्योंकि वो अपना बैंकिंग सिस्टम एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। वो समझते हैं कि IMF जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज को मैनिपुलेट करता है पैसे देकर, तो उसका तोड़ निकाल। दूसरी एक सबसे उसके आखिर में जो था वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, मैं परेशान उससे देख के, उन्होंने कहा कि ऑलरेडी अमेरिकन इन्फ्लुएंस पहले ही कमजोर हो चुका है। यूक्रेन की बातें टर्की में हो रही हैं और गाजा की बातें कतर में हो रही हैं, अमेरिका में नहीं हो रही। तो ये उन्होंने आखिर में लिखा है। चीमा साहब, उसके बाद आखिर में मैं ये खास कर कहना चाहूंगा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने देखी कल, वो ये थी कि न्यू ईयर आने वाला है। न्यू ईयर के ऊपर आपने तो पाबंदी लगा दी है। जो आपके इवेंट हो रहे थे, काकड़ साहब ने कहा कि चलो, लेकिन पहले भी कौन सा किसी के पास पैसा है। आपके वही लोग न्यू ईयर पाकिस्तान मना रहे हैं जिनकी इनकम डॉलर्स और पाउंड में है, रुपयों में तो न्यू ईयर मनाया नहीं जा सकता। लेकिन उसके बाद जो इंटरेस्टिंग बात यह थी कि दुनिया के अंदर न्यू ईयर मुख्तलिफ डेटों में है। भारत के अंदर 9 मुख्तलिफ किस्म के न्यू ईयर मनाए जाते हैं डेट्स के लिहाज से। उसके बाद इथियोपिया का न्यू ईयर जो है उसका अपना है एक सिस्टम है, चाइना का चाइनीज न्यू ईयर उनका अपना है, इस्लामिक अलग है। और उसमें मैं खासकर जो चीजें कुछ बताना चाहता हूं कि कहते हैं कि न्यू ईयर के ऊपर लोगों की क्या पसंदीदा चीजें हैं। उसके बारे में मुझे इत्तेफाक हुआ है कि भारत के अंदर लोग दिए जलाते हैं, लैंप्स के बारे में उनकी चीजें। उसके बाद जो स्पेनिश लोग हैं वो ग्रेप्स खाते हैं, और दूसरा उसके बाद जो ब्राजीलियन है वो लेंटल खाना पसंद करते हैं न्यू ईयर पे। और उसके बाद साउथ अमेरिकन कुछ ऐसे ममालिक हैं जहां पे गुड लक समझा जाता है, खाली टैची केसेस, खाली सूट केस को लेकर निकलें तो उससे वो गुड लक होती है न्यू ईयर की। ये मैं चीजें कुछ आपके देखने वालों के साथ शेयर करना चाह रहा था।